हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ये सब डिस्कस किए थे। तो टॉर्क में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट जो चैप्टर के हिसाब से है तो बाकी रह गया है, तो आइए आज मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज 1A है, टॉर्क जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, हाउ कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। हम लोग टॉर्क के डायरेक्शन को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये 2 पॉइंट है स्टूडेंट। फर्स्ट है बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको चेंज करके, और दूसरा है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आइए स्टूडेंट इन दोनों को एक एक करके डायग्राम के थ्रू समझ लें। सपोज करें स्टूडेंट ये एक डिस्क है और मैं फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं इस पॉइंट पे F। तो स्टूडेंट जब मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इस पॉइंट के अबाउट मैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना चाहता हूं, तो R ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट और ये डायरेक्शन हो गए। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन जो है क्या है, क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट जब मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो मैं देख रहा हूं कि किस डायरेक्शन का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द टॉर्क। तो मैं अब इसी फोर्स को स्टूडेंट इस पॉइंट पे लगाता हूं। मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट, पहले फोर्स पॉइंट ए पे था, अब फोर्स पॉइंट बी पे है। अब अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे स्टूडेंट आर से एफ की तरफ करके तो ऐसे आएगा, और ये स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का उल्टा और ये क्लॉक। तो आपने देखा है स्टूडेंट कि जब फोर्स यहां पे था तो टॉर्क जो था वो क्लॉकवाइज था, और जब फोर्स यहां पे आ गया तो टॉर्क जो हो गया वो क्या हो गया, एंटी क्लॉक। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज हो जाने से टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो सकता है स्टूडेंट, चेंज। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से यहां कर दें, तब फिर आप देखेंगे कि टॉर्क का डायरेक्शन नहीं चेंज किया क्योंकि अभी भी क्लॉकवाइज ही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगा, लेकिन ये एक मेथड है। अगर आप यहां से यहां कर दें सीधा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं, ये सब आप जानते भी हैं पहले से। ये रॉड है, मान लीजिए ये नाइफ है, आप यहां फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट और टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे इसके अबाउट तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यहां फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट और इसके अबाउट देखेंगे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी चेंज होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज चेंज्ड, इट इज मस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑल्सो चेंज्ड, तो नो लिखेंगे स्टूडेंट। मस्ट नहीं है, आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से अगर यहां कर देंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, अभी भी एंटी क्लॉक है, यहां पे लगाए तब भी और यहां पे लगाए तब भी एंटी क्लॉक होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगर ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में या ट्रू फॉल्स में या यस नो में आ जाए कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज चेंज्ड, इट इज मस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क चेंज, तो नो, क्योंकि मस्ट वर्ड लग गया ना, इसीलिए नो। अगर यही क्वेश्चन है कि कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बाय चेंज इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
तो आपका आंसर होगा यस। मस्ट लग गया तो नो होगा, बाकी में आप यस करेंगे। आइए दूसरे को समझ सकते हैं। बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्टूडेंट ये डिस्क है, फोर्स मैंने यहां इस पॉइंट पे लगाया तो आपने देखा था कि जो टॉर्क था वो मेरा क्लॉकवाइज था। लेकिन यही स्टूडेंट अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन क्या कर दिया जाए स्टूडेंट, चेंज, इस तरह से, इधर से, तब तो स्टूडेंट फोर्स इधर हो गए। इसको मैं दो फिगर में कर देता हूं स्टूडेंट। जब फोर्स यहां पे है स्टूडेंट तो टॉर्क जो है ऐसे, तो क्लॉकवाइज हुआ स्टूडेंट। यही फोर्स मैं नेक्स्ट फिगर में बना रहा हूं स्टूडेंट, इधर से हम अप्लाई कर, तो अब तो फोर्स इधर हो गया स्टूडेंट, आर इधर है, तो अब ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दिए तो आपका जो है टॉर्क चेंज कर गया। लेकिन ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि जिस समय आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर रहे हो, इन दोनों में मैं बता दे रहा हूं, जिस समय आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहे हैं उस समय डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं चेंज करना है, और जिस समय डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर रहे हैं तो उस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं चेंज करना है। कोई एक ही चीज आप चेंज करेंगे। बाई चेंजिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही रहने देंगे, और बाई चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को वैरी नहीं कराएंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और फिर तो बाकी अगर डायग्राम से क्वेश्चन दे तो काफी आसानी से हम लोग डील कर लेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया है स्टूडेंट कि देखिए मैंने पहले फोर्स ऐसे लगाया और अब मैंने फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया और ऐसे लगा रहा। आप बताइए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का डायरेक्शन इसमें और इसमें डिफरेंट है कि सेम है? तो ये तो डायग्राम से क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोर्स इधर है, अपोजिशन इधर है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, क्लॉकवाइज। फोर्स इधर है और पोजीशन इधर है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी क्लॉकवाइज। तो नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यहां भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, यहां भी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो आप अगर इसमें ये कहेंगे कि सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो चेंज हो गया यहां, तो आप तो कह रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो नहीं, यहां पर आप क्या देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज कर गया और साथ में आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज कर दिया, ये यहां था और ये यहां, तब तो आप इसको कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो ये जो एक्सप्लेन होगा स्टूडेंट, इसको सिंपल रखने के लिए जब आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन वही रहने दीजिएगा, और जब आप फोर्स का डायरेक्शन चेंज करिएगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही रहने दीजिएगा। तो ये था। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। पहला तो डायरेक्ट कि हाउ कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो आपको ये दो पॉइंट लिख देना है, एक दो एग्जांपल देना है तो मैंने दे दिया, और डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा तब तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, तुरंत बता सकते हो। तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। स्टूडेंट थ्योरेटिकल में कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो ही मैं डिस्कस कर दूं। जैसे क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कि जब हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो फोर्स उसके एंड पे क्यों लगाते हैं? कोई भी जो रेंच होता है स्टूडेंट, स्क्रू ओपन करने वाला, उसके हैंडल्स लॉन्ग क्यों होते हैं? बॉटल ओपनर होता है स्टूडेंट, तो वो लॉन्ग हैंडल वाला क्यों होता है? जो स्टीयरिंग व्हील होता है स्टूडेंट, उसका डायमीटर बड़ा क्यों बनाया जाता है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, तो सबका एक ही आंसर है। एक आंसर क्या है स्टूडेंट, हम लोग टॉर्क क्या पढ़े, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान रखेंगे कि इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोर देन बाय अप्लाइंग लेस फोर्स यू कैन प्रोड्यूस मोर टॉर्क। ये जो
एक लाइन है स्टूडेंट, ये आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है जो इस तरह का क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। ये एक लाइन अगर आपके आंसर में है तो आपको फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है। ये उस लाइन का स्टूडेंट उस आंसर का क्लाइमैक्स है। ये जैसे हर फिल्म का एक क्लाइमैक्स होता है, अगर क्लाइमैक्स बढ़िया हो तो पूरी फिल्म हिट रहती है। तो वैसे स्टूडेंट मैं ये जो बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला it is clear that if perpendicular distance is more, then by applying less force we can produce more torque, which makes easier the rotation, which make easier the our purposes जो हम करना चाहते हैं। ये जरूर लिखना है। अब जैसे स्टूडेंट कोई जो रिंच होता है उसके हैंडल लॉन्गर क्यों बनाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे कि इफ हैंडल इज लॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोर एंड इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बाय अप्लाइंग लेस फोर्स वी कैन प्रोड्यूस मोर टॉर्क व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर। होगा क्या स्टूडेंट कि आप जितनी दूर जाके फोर्स लगाएंगे यहां पे प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क उतना ज्यादा होगा, और टॉर्क ज्यादा होगा तो इस चीज को वो जल्दी घुमाएगा, और जल्दी घुमाएगा तो यही तो मेरा पर्पस है कि जल्दी जल्दी घूम के खुल जाए। इसीलिए जितना टाइट और जितना बड़ा स्क्रू होता है स्टूडेंट उतना बड़ा बड़ा रिंच यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि ट्रक वगैरह के व्हील खुलते हैं तो कंडक्टर ड्राइवर इतना बड़ा रिंच होता है कि उस पर खड़े हो जाते हैं वो और उसको दबाते हैं। डोर में भी स्टूडेंट हम लोग जितने एंड पे फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेस फोर्स में ही मोर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्टीयरिंग व्हील स्टूडेंट लार्ज डायमीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर होगा तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मोमेंट कपल ज्यादा प्रोड्यूस होगा और आप आसानी से स्टीयरिंग व्हील को घुमा पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का स्टूडेंट यही आंसर आपको देना है। अब आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। स्टूडेंट इक्विलिब्रियम को भी मैंने बहुत कम डिस्कस किया था, तो आज वाले क्लास में मैं इक्विलिब्रियम को भी पूरा डिस्कस कर देता हूं स्टूडेंट। तो वैसे तो इक्विलिब्रियम का नाम सुनते ही लोगों के मन में आ जाता है रुका हुआ, लेकिन स्टूडेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं सोचेंगे कि रुका हुआ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट नो चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स यहां पे लिखे हैं। आप इसको एक एक करके समझें। आपके सिलेबस के लिए स्टूडेंट इतना ही है। स्टैटिक, डायनामिक, डायनामिक का दो टाइप, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। वो स्टूडेंट मैंने थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया है जो आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो पहले मैं इनको समझाऊं। स्टूडेंट अगर आपसे कोई बोले इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो दो चीज समझना है। आइदर द बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझना है स्टूडेंट? आइदर द बॉडी इज इन रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स स्टूडेंट अगर एक्सेलरेशन को इक्विलिब्रियम को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो बोल देंगे ऑल नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम्स। जितने भी ऐसे सिस्टम है जो क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड। ए इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन में दोनों आ गया स्टूडेंट। लीनियर एक्सेलरेशन जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जब रोटेशनल मोशन होता है। तो ऑल नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जितने भी नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम है स्टूडेंट सब किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम। इसलिए मैंने स्टूडेंट इक्विलिब्रियम का दो टाइप लिखा है पहले, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक मतलब स्टूडेंट रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, it means the body is in rest.
बी क्लियर स्टूडेंट, if a body is in static equilibrium it means the body is in rest. And second one student, dynamic, if a body is in dynamic equilibrium it means it is moving with uniform velocity. अगर बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अगर वो ट्रांसलेशनल है स्टूडेंट तो एफ नेट 0 होगा, यहां भी एफ नेट 0 होगा स्टूडेंट, और अगर वो रोटेशनल है स्टूडेंट तो टॉ नेट 0 होगा, जो हम लोग पढ़े भी थे। तो स्टूडेंट आप ये कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स का भी 0 होना जरूरी है और नेट टॉर्क का भी 0 होना जरूरी है। तो दो तरह का हो गया, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इन रेस्ट, और डायनामिक मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मूविंग बट नो एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0। स्टूडेंट ए रिप्रेजेंट लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा रिप्रेजेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें हैं कि ट्रांसलेशनल है तो एफ नेट 0 होना चाहिए, रोटेशनल है तो टॉ नेट, और सिर्फ आपसे पूछे डायनामिक तो आप दोनों बोल दीजिए, एफ नेट टॉ नेट बोथ 0। ये आपके सिलेबस की चीज है स्टूडेंट। अब यहां जो 3 टाइप्स दिए हैं स्टूडेंट, इसको डायग्राम से समझाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और डायग्राम से समझें कि ये स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है और न्यूट्रल क्या है। इसको मैथमेटिकली भी समझाया जाता है स्टूडेंट, ये फोर्स और एनर्जी के कॉन्सेप्ट से इसको समझाया जाता है। अगर आप पे नेट फोर्स 0 है ना, और एनर्जी मिनिमम स्टेट में है, नेट फोर्स 0 है, एनर्जी मैक्सिमम स्टेट में है, तो अभी उतना नहीं जानना है स्टूडेंट, बस आप फिगर के थ्रू समझ लीजिए कि क्या होता है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कहीं कहीं ये वर्ड आपको भी मिलेंगे स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट देखिए, और एक और मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं, ये पेंडुलम है स्टूडेंट, ये कोई बाउल है स्टूडेंट, कटोरा, और इसमें छोटा सा बॉल है, बॉल, गेंद, बाउल, कटोरा, ये पेंडुलम है स्टूडेंट। आप बताइए कि अगर थोड़ा सा इसको जर्क दे दिया जाए तो ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, लेकिन फिर कहां आएगा, नीचे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, और ऐसे करते करते अगर फ्रिक्शन है तो फिर यहीं आ जाएगा, और फ्रिक्शन नहीं है तो कंटिन्यू रहेगा, जिसको आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं स्टूडेंट। पेंडुलम को थोड़ा जर्क दे दीजिए, क्या होगा, ये यहां आएगा, लेकिन फिर वापस चलेगा, यहां आएगा और फिर वापस चलेगा। यानी ये फिगर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप बॉडी को डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी अपने पोजीशन को दोबारा से रीगेन करना चाह रहा है। आप इसको यहां भेजे, ये वापस यहां आना चाह रहा है। तो अगर स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी अपने इक्विलिब्रियम को फिर से अटेंड करना चाहे तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टूडेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो ये फिर से जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर लौटेगा। और ऐसा क्यों करेगा स्टूडेंट, ये मैं आगे के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, आप मेरे 11th के वीडियो देखिए। सेकेंड स्टूडेंट, यहां आइए और बताइए कि अगर ये भी एक बाउल है और ये बॉल है, इसको अगर जर्क दे दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट। तो ये एक बार अगर डिस्टर्ब हो गया, इट कैन नॉट गेन, इट कैन नॉट कम्स अगेन टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। In this figure, if the body is once disturbed, it cannot gain its equilibrium again. And this type of equilibrium is student known as unstable. ये unstable है student, थोड़ा disturb हुआ खत्म। And this, अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए स्टूडेंट तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब ही नहीं होगा स्टूडेंट इसकी तरह, ये फिर थोड़ा आगे जाएगा और फिर उसे स्टेट में रह जाएगा। तो दिस इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
एनर्जी इसमें भी चेंज होती है, एनर्जी इसमें भी चेंज होती है, इसमें चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। तो दीज आर द 3 अनदर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पूछता भी है स्टूडेंट कि कोई सिंपल पेंडुलम को जब हम जर्क देते हैं तो वो ऑसिलेशन क्यों स्टार्ट कर देता है, तो आप बताएंगे कि बिकॉज द सिंपल पेंडुलम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई व्हेन यू गिव द जर्क, व्हेन यू प्रोड्यूस सम जर्क, it again want to come in its equilibrium position, that's why। और आप जानते हैं कि यहां से यहां अचानक तो रुक नहीं सकता एनर्जी कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो ये अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो कंटिन्यू रहेगा, अगर एयर फ्रिक्शन है तो धीरे धीरे इस स्टेट में आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो दीज आर द 3 अनदर। तो आपको स्टूडेंट मेन याद रखना है स्टैटिक डायनामिक, डायनामिक का 2, रोटेशनल ट्रांसलेशनल, और ये अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की। हेलो स्टूडेंट, ये कुछ लोग कपल के बारे में पूछ रहे थे, सर कपल क्या होता है। तो कपल क्या होता है स्टूडेंट, फिजिक्स में एक कपल तो अलग होता है। फिजिक्स में क्या होता है स्टूडेंट कि अगर किसी भी सिस्टम पे 2 इक्वल फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, ये देखेंगे स्टूडेंट 2 इक्वल फोर्स है एफ एफ, लेकिन एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो इनका जो नेट टॉर्क होता है स्टूडेंट इन दोनों का, उसको बोला जाता है कपल। जैसे आप किसी बॉटल के ढक्कन को ओपन करते हैं स्टूडेंट, तो थंब और इस फिंगर से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो थंब इधर फोर्स लगाता है और ये इधर फोर्स लगाता है। तो कपल वैसे चीजों में यूज होता है स्टूडेंट जहां पे इस तरह के फिनोमेना है। तो 2 इक्वल फोर्स है स्टूडेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अपोजिट इन डायरेक्शन है, और तो इसका जो नेट टॉर्क होगा वो कपल होगा। और बाकी तो नेट आप लोग स्टूडेंट एक्सपर्ट हो गए हैं। इसका टॉर्क अगर मैं पूछूं ओ के अबाउट, तो आप बोलेंगे एफ d1, क्योंकि डिस्टेंस d1 है, और एंटी क्लॉकवाइज इधर वाले का ऐसे, ये स्टूडेंट। और फिर मैं उसका टॉर्क पूछूं तो आप बोलेंगे एफ d2 और फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि स्टूडेंट आर इधर है तो ऐसे होगा। अब दोनों एंटी क्लॉक है स्टूडेंट, तो दोनों ऐड हो जाएगा नेट के लिए। एफ कॉमन कर लिया जाए तो d1 प्लस d2, और d1 प्लस d2 स्टूडेंट पूरे रॉड का डिस्टेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो और मुझे कपल फाइंड करना हो, तो या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि कोई एक फोर्स लेना है, कोई एक, और डिस्टेंस पूरा ले लेना है, या नहीं फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, दोनों का टॉर्क निकालिए और नेट कर लीजिए, दिस इज द कपल। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे फिनिश हुआ। आप सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना लेंगे, और उसमें जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।